बढ़ी सियासी हलचल के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बसपा से निष्कासित राम अचल राजभर और लालजी वर्मा से एक मुलाकात की। बताया जा रहा है कि तीनों नेताओं के बीच ये मुलाकात अंबेडकर नगर में राम अचल राजभर के डिग्री कॉलेज में हुई। हालांकि मुलाकात के बाद राम अचल राजभर मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत की और दावा किया कि विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने उनके सामने घुटने टेक दिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी पारा पूरी तरीके से चढ़ चुका है। एक तरफ जहां बसपा के बागी विधायकों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है, तो वहीं दूसरी ही तरफ अब सुहेलदेव पार्टी भी इसमें आगे आ गई है और राम अचल राजभर से मुलाकात की है ओम प्रकाश राजभर ने और ये दावा किया है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। देखिए, अब तमाम समीकरणों को तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बसपा के बागी विधायक हैं उन्होंने आज अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है और ये भी बयान उन विधायकों की तरफ से जरूर सामने आया है कि जैसे ही संख्या बल विधायकों का 12 होगा, एक नया दल भी बनाया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या पिक्चर बनती है। देखिए, हमने एक बनाया है भागीदारी संकल्प मोर्चा। वोट गिनवा दूं। अब आपने शुरू किया विधानसभा चुनाव। कल तक हमारी गिनती नहीं थी, आज हम लोगों ने गिनती करा दिया। 12 से 22% वोट 150 सीट पर है राजभर का अकेले। 22% अकेले मुसलमान का वोट है। अगर यूं कह लीजिए कि अति पिछड़ों का वोट 42% है। उसमें राजभर भी है, नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, निषाद है, चौहान है, अर्कबंसी है, बारी है, बंजारा है, बहेलिया है। ये 42% है और 22% मुसलमान। ये दोनों जोड़ दीजिए तो लगभग 65। 100 में 65 हमारा और 35 में बंटवारा। तो ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सियासत है वो क्या कह रही है और जो वोट प्रतिशत है वो किस तरीके से उनकी तरफ झुक रहा है। ये दावा कर रहे हैं कि 65% हमारा वोट बैंक है और बाकी का जो 35% है उसमें बंटवारा है। योगेश हमारे संवाददाता जुड़ गए अंबेडकर नगर से ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, क्या कुछ जानकारी इस बैठक के बारे में निकलकर सामने आई है? देखिए, हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर अकबरपुर आए थे। उन्होंने राम अचल राजभर जो बसपा से निष्कासित हो चुके हैं उनसे मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात गुप्त रही, उन्होंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। बाकी उन्होंने बात करते हुए भाजपा पर काफी निशाना साधा, लेकिन जो उन्होंने बातें राम अचल राजभर से की, जो मुलाकात की, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। जी, अगर बात करें इस मुलाकात की तो क्या सुबुगाहट लगाई जा रही है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं योगेश? देखिए, हम आपको बता दें, राम अचल राजभर भी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो कद्दावर नेता रहे हैं। उनके बाद भी राम अचल राजभर वोट काफी ज्यादा है और ये जो मिलने आए थे ओम प्रकाश राजभर, ये भी उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से कि राम अचल राजभर को अपनी तरफ खींचा जाए, जिसपे वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और सभी वोट जो राजभर वोट है वो उनके पाले में आ सके। योगेश, इस बैठक से निकलने के बाद जिस तरीके का बयान ओम प्रकाश राजभर का सामने आया है और 65% वोट बैंक का वो दावा कर रहे हैं, उससे क्या कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है? क्या बात बनी है राम अचल राजभर और ओम प्रकाश राजभर के बीच में? जी देखिए, अभी तो उन्होंने निकलने के बाद ही जो बातें की वो केवल बीजेपी के बारे में बातें की। उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया। बाकी राम अचल राजभर से गुप्त रखा, उस बारे में कोई बातें नहीं की। राजकीय राजनीतिक समीक्षा चल रहा है। ठीक है, अभी इस बैठक के बारे में तो कोई जानकारी नहीं निकलकर सामने आ रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये जरूर साफ हो रहा है कि अब ओम प्रकाश राजभर भी सियासी दावा ठोक रहे हैं, यानी 2022 से पहले ही जो सियासी पारा है, विधानसभा चुनाव से पहले ही जो सियासी पारा है उत्तर प्रदेश का, वो चढ़ चुका है। यूपी में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बाकी रह गया है, लेकिन चुनाव की तैयारियों के बीच मायावती की पार्टी बसपा के लिए उसी के बागी विधायक मुसीबत बनकर खड़े हो चुके हैं।
आज बसपा के बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और जल्द ही नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। चार बार यूपी की सत्ता पर काबिज हो चुकी मायावती को उन्हीं की पार्टी के बागी विधायकों ने 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहन जी को बड़ा सियासी झटका देते हुए अब अलग पार्टी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। हम लोग 6 नहीं हैं, आज की तारीख में हम लोग 11 हैं और कोशिश ये कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों की संख्या बहुत जल्द 12 होने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले बसपा से निकलकर अलग दल बनाने का दावा करने वाले 6 बागी विधायकों असलम रायनी, हाकिम लाल बिंद, असलम चौधरी, हरगोविंद भार्गव, मुजतबा सिद्दीकी और सुषमा पटेल ने अखिलेश यादव से सपा मुख्यालय जाकर मुलाकात भी की, लेकिन बसपा में चल रही उठापटक पर सपा अब तक वेट एंड वॉच के मूड में है। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच हार गई है, अब प्रशासन से जीतना चाहती है, लेकिन जो 2022 का चुनाव होगा उसमें जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरीके से नकारने जा रही है। बसपा के बागियों की तरफ से अलग दल की पटकथा तैयार कर रहे असलम रायनी को अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बसपा से हाल ही में निष्कासित किए गए राम अचल राजभर और लालजी वर्मा समेत 6 और विधायकों का इंतजार है, लेकिन बसपा से अलग थलग हुए बाकी विधायकों ने अभी अपने पत्ते खोलने से इनकार कर दिया है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, मुख्यमंत्री आवास पर तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट तक बैठक चली है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल और मुख्यमंत्री के साथ ही बैठक हुई है। बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के नाम को लगभग फाइनल कर दिया है। जल्द ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। साथ ही बोर्ड निगम आयोग में खाली पड़े पदों को भरने पर भी चर्चा हुई। हफ्ते भर के भीतर ही हो सकता है खाली पड़े पदों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का समायोजन। जल्द ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है बीजेपी। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, क्या कुछ जानकारी इस बैठक से निकलकर सामने आ रही है? देखिए, आज ही राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव होने हैं उसकी तारीख का ऐलान किया है। 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोट डाले जाएंगे। और अब बीजेपी बहुत एक तरीके से कहा एक्सरसाइज कर रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए वो उसके अनुकूल नहीं थे। इसीलिए कैंडिडेट सिलेक्शन में बहुत भोग बजा के प्रत्याशी पार्टी उतारने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री आवास पर आज जो बैठक हुई है उसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे, महामंत्री संगठन सुनील बंसल मौजूद थे और मुख्यमंत्री भी इस बैठक में थे। और 2.25 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये बैठक चली है। बैठक में कुछ नामों पर चर्चा हुई है, यानी जिनको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी जिला पंचायत चुनाव में। कुछ नामों पर पहले चर्चा हो गई थी, लेकिन कुछ जिले में नामों पर चर्चा नहीं हो पाई थी और कई जगहों पर 2 या 3 लोगों के नामों का पैनल आया हुआ था। तो उनमें से लगभग अब सभी 75 जिलों के लिए पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर दिया है। 1-2 दिन में पार्टी की तरफ से लिस्ट भी जारी हो सकती है। हालांकि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से पार्टी ने लिस्ट जारी की और परिणाम बिल्कुल कौन से नामों पर मुहर लगती है और जो ये फाइनल लिस्ट है वो कब तक सामने आती है, देखने वाली बात है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। उधर श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अयोध्या में जमीन खरीद में लग रहे घोटाले के आरोपों पर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई, इस बात की जांच होनी चाहिए। वहीं जमीन को वक्फ का बताए जाने के बाद शुरू हुए नए विवाद पर भी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अगर जमीन वक्फ की होती तो उसे बेचा ही नहीं जा सकता। ऐसे में जल्द से जल्द इस मामले की निष्पक्ष जांच के बाद विवाद को खत्म किया जाना चाहिए। देखिए, स्पष्ट रूप से यह है कि जो भी संपत्ति आई है वो रामलला के पक्ष में आई है। रामलला उसके मालिक हैं। जो ट्रस्ट है वो मालिक नहीं है, वो केवल व्यवस्था देखता है, व्यवस्था करता है। इसलिए व्यवस्थापक को इस प्रकार से रहना चाहिए कि कोई भी आरोप प्रत्यारोप न हो जाए, इसलिए जो काम करें वो इस रूप से करें।
समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा कि लोगों को सपा पर विश्वास है, इसीलिए सभी जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सपा 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन अगर छोटे दल या अलग से जो आना चाहता है उसका स्वागत करेगी। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर सुनील साजन ने क्या कहा, ये भी सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच हार गई है। अब प्रशासन से जीतना चाहती, लेकिन जो 2022 का चुनाव होगा उसमें जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरीके से नकारने जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 201 दिन हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार बात नहीं कर रही है, लेकिन हम अडिग हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आंधी में टेंट उखड़ जा रहे हैं, इसलिए हम आंदोलन वाली जगह पर पक्के निर्माण कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने जिला पंचायत को लेकर भी बयान दिया। किसान आंदोलन को आज 201 दिन हो गए हैं और किसान लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, ये बताइए कि आज 201 दिन हो गए हैं, कोई नतीजा नहीं निकला अभी तक इस आंदोलन का। क्या मांगे आपकी सरकार? सरकार आई नहीं 22 जनवरी के बाद में। हमने उनको चिट्ठी भी भेजी, तो जवाब दिया नहीं कुछ। ऐसा क्यों? सरकार आपसे बातचीत अब आगे क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि सरकार ने कई राउंड की बातचीत की थी पहले, वो जो बातचीत थी बेनतीजा निकली है। अब उधर सरकार अब आपसे बात नहीं करना चाह रही, ऐसा दिखाई दे रहा हमें। तो उसके बाद आपका जो रणनीति अगली वो क्या होगी? हम भी ये कोरोना काल से खत्म हो जाएगा तो हम भी पूरे देश में जाएंगे, फिर मीटिंग करेंगे। जैसे पहले 16 स्टेट में गए, अब फिर जाएंगे। तो और कितने दिन चलने वाला है? कोई रास्ता नहीं निकल रहा। 201 दिन हो गए, सर्दी चली गई, गर्मी चली गई, अब बरसात आ गई है। बरसात में टीन सेट डाल लेंगे ऊपर, उनकी चल रही बातचीत। क्योंकि हमें देख पक्के निर्माण भी किए जा रहे हैं। पक्के निर्माण लग रहे हैं करने, क्योंकि यहाँ क्या बता 1 साल रहना पड़े, 2 साल 3 साल, हो सके कि 24 तक रहना पड़े। देखिए, ये थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जिन्हें आज गाजीपुर बॉर्डर पर 201 दिन हो गए हैं। और आज भी राकेश टिकैत का यही कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। एबीपी गंगा से शक्ति सिंह। औरैया में सपा ने भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इनका आरोप है कि अधिकारी बेवजह सपा कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिला पंचायत सदस्यों और बीडीसी सदस्यों पर पुलिस प्रशासन दबाव बना रहा है। की निर्देशन पर जो जिले की समिति थी, माननीय प्रदीप यादव जी, प्रेमदास कठेरिया जी, साथ जो जिले की समिति थी, इनकी समिति चयन होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रवि दोहरे को समाजवादी पार्टी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया। और प्रतापगढ़ में संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत के मामले में कांग्रेस लगातार परिवार को न्याय दिलाने की बात कह रही है। यही वजह है कि आज 6 सदस्यीय दल उनके आवास पर पहुंचा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर दल पहुंचा था। परिजनों से मुलाकात कर प्रियंका गांधी का संदेश और सहायता राशि लेकर पहुंचा था। इस दौरान सदस्यों ने पीड़ित परिवार को न्याय की लड़ाई सड़क से सदन तक उठाने की बात कही। 2 दिन पहले और कल चीख के ये कह रही थी कि हमारे पति का हत्या की गई है। लेकिन हम प्रशासन और शासन से ये कहना चाहते हैं कि अगर उसकी हत्या हुई है तो उसकी जांच करा के तुरंत उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उनको अरेस्ट करने का काम करें और उसको सजा देने का काम करें। सरकार की मुफ्त वैक्सीनेशन योजना का अब तक करोड़ों लोग लाभ उठा चुके हैं, लेकिन कहीं कुछ जगहों से वैक्सीन की बेकदरी की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें न केवल वैक्सीन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बल्कि लोगों की सेहत के साथ भी समझौता किया जा रहा है। वैक्सीन के साथ खिलवाड़ की ये तस्वीरें आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल की हैं। सिरिंज के जरिए वायल से वैक्सीन निकालकर उसे डेस्क पर लापरवाही से छोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही देखकर टीकाकरण केंद्र में
वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोग हैरान होकर रह गए। बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद जब भीड़ कम हुई तो टीकाकरण में जुटे कर्मचारी कुछ देर के लिए बाहर निकल गए। उसी दौरान लोगों की निगाहें डेस्क पर पड़ी वायल और सिरिंज में पड़ी वैक्सीन पर पड़ी तो लोग हैरान रह गए और उनमें से ही किसी ने इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद कर लीं। और जब इस बारे में आजमगढ़ मंडल के अपर स्वास्थ्य निदेशक से बात की गई तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही। नहीं, उसके लिए देखिए, जो सिरिंज से इंजेक्शन एक बार लगता है दोबारा नहीं लगता है, तो किसी भी वायल में अगर वैक्सीन है उसमें सिरिंज अगर डाला है निकालने के लगाने के लिए तो वो गलत है, उसमें रखना नहीं है। जो भी सिरिंज आपने लगा लिया उसको हब कटर रहता है, उसको निडल काट देते हैं, उसको डिस्पोज में कर देते हैं। और अगर जब दूसरा आदमी खड़ा रहेगा लगवाने के लिए आ जाएगा तभी आप वायल में सिरिंज डालेंगे। लापरवाही की दूसरी तस्वीर शामली से आई है, जहां कैराना ब्लॉक के सरकारी हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों की जान खतरे में है। अस्पताल में वैक्सीन लगाने के समय ना तो बिजली है और ना ही साफ सफाई है। यहाँ वैक्सीन लगाने वाले लोगों को मोबाइल के टॉर्च से रोशनी में वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ तक कि लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद उसकी नीडल भी खुले में फेंकी जा रही है। सर व्यवस्था तो यहाँ पे लाइट नहीं है, देखो गर्मी में क्या हाल हुआ है सबका, और जो स्वास्थ्य कर्मी है वो भी बहुत परेशान है लाइट की वजह से। सर वैक्सीन लगवा दी आपने? जी हाँ, भी लगवाई। कब आए थे आप? कम से कम 15 मिनट पहले आए हैं। क्या लाइट की व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, जो लाइट की टॉर्च जलाए मोबाइल की तब तक लगवाई। कोरोना महामारी को हराने की अभी तक की सबसे अचूक दवा वैक्सीन है और इसी वैक्सीन को लेकर जिस तरह से अस्पतालों में लापरवाही बरती जा रही है उससे न केवल सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है बल्कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम नोमानी के साथ शामली से पंकज प्रजापति की रिपोर्ट। कोरोना टीकाकरण को लेकर झांसी के जिला अस्पताल से भी बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है। यहां बने सेंटर पर वैक्सीनेशन और कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीका लगाया जा रहा है, लेकिन जब टीवी एक्टर के पिता वैक्सीन लगवाने पहुंचे और टीका लगाने के लिए कहा तो वहां मौजूद कुछ स्टाफ ने उन्हें पानी का टीका लगाने की बात कह दी, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। टीवी कलाकार के पिता ने इस मामले की लिखित शिकायत सीएमएस से की। तो हमने कहा भैया कौन सी लग रही, क्या लगी? इन्होंने बताया कि ठीक है हम कोविशील्ड लगा रहे हैं, तो मैं कोविशील्ड लगा लो। तो एक डॉक्टर साहब अंदर आए, उन्होंने कहा कोवैक्सीन भी लग सकती है, तो मैं भैया वो लगा दो अगर वो है तो लग सकती, वरना कोई बात नहीं है। तो अंदर जो 2 नर्सें हैं 3, वो आपस में हंस के मजाक करके ये कह रही हैं कि क्या किसी को पता चलता, कौन जानता है, कुछ भी लगा दो इनको, तो चाहे पानी भर के लगा दो। ऐसा है कि वैक्सीन जो है शासन की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और मैं अभी डीएम साहब की मीटिंग में भी यही सब डिस्कस करके आ रहे हैं और जो आपने मुझे भी बताया है, नहीं मुझे बहुत दुख है इस बात का और मैं इसमें जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। गाजीपुर से जहां ददरे घाट इलाके में गंगा नदी में एक लकड़ी के बॉक्स में महज 21 दिन की शिशु कन्या मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि घाट के किनारे रहने वाले एक मल्लाह परिवार को एक कन्या मिली है, लेकिन सूचना मिलने पर बच्ची को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मल्लाह परिवार ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर बच्ची को अपनाने की गुहार लगाई है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, ये लाइन एक बार फिर से हकीकत में बदलती दिखी सोमवार को गाजीपुर के गंगा किनारे। इन तस्वीरों को आप जरा ध्यान से देखिए। गंगा में बहता हुआ लकड़ी ये बॉक्स सोमवार को किनारे से आ लगता है। किनारे पर रहने वाला मल्ला परिवार जैसे ही वहां पहुंचकर बॉक्स को खोलता है, उसमें एक दूध मुही बच्ची रोती हुई हालत में मिलती है। शायद वो बहुत देर से भूखी होगी। हालांकि बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित मिलती है, लेकिन ये सारा दृश्य मन को पूरी तरह झकझोर कर रख देता है। तस्वीरों को ध्यान से देखने पर यह समझते देर नहीं लगती कि किसी ने लोकलाज या किसी अंधविश्वास के चलते इस कन्या को गंगा में बहा दिया, क्योंकि बक्से में बच्चे की जन्म कुंडली भी रखी मिलती है और उसके कमर में बच्चों को पहनाए जाने वाले कपड़ों की जगह लाल चुनरी बंधी होती है। उसी जन्म कुंडली में इस नवजात बच्ची का नाम लिखा गया है गंगा। यानी जन्म पत्री पर लिखी बातों को माने तो इस दूध मुही बच्ची के परिवार ने किसी अंधविश्वास के चलते कन्या जन्म से पूर्व कोई मन्नत मांगी थी, जिसके पूरे होने के एवज में गंगा को कन्या समर्पित करने का वायदा किया था। और जब ये कन्या हुई तो उसे गंगा में केवल अपनी मन्नत पूरी होने के एवज में बहा दिया। बहरहाल
सूचना मिलने पर पुलिस ने कन्या को मल्ला परिवार से लेकर कस्टडी में रख लिया है। हालांकि मल्ला परिवार ने डीएम को पत्र लिखकर बच्ची को अपनाने की बात कही है, जिस पर जिलाधिकारी ने इंतजार करने को कहा है। तो उसको बच्चे को कोई छू नहीं रहा था। वहाँ हम गए है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा पेटी जब खोले तो उसमें देखें कि बच्चा है। किसी का नहीं पता चला कि किसका है किसका नहीं है। महज मन्नत को पूरा करने के चलते एक दूध मुही बच्ची को गंगा में तमाम खतरनाक जली जीव जंतुओं के बीच छोड़ने का साहस किसी में कैसे आया होगा, ये सोचने वाली बात है। और किसी भी संवेदनशील इंसान को ना तो इस सवाल का जवाब मिलेगा और ना ही कोई तर्क उसके गले उतरेगा। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।